जी मुकेश जी, गुड इवनिंग। जी मंजरी, गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही हो आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अगर मेरी वॉइस आ रही हो आप लोगों को तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जी अंकज यादव जी, गुड इवनिंग। जी गुंजन मिश्रा जी, गुड इवनिंग। जी मंजरी, धन्यवाद। जी जी मुकेश शुक्ला जी, धन्यवाद। जी अंकित कुमार यादव अंशु जी, गुड इवनिंग। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि प्लीज़ सीपीसी की बेयर ले लीजिए। आप लोग जिस किसी के पास भी बेयर ना हो, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। और प्लीज़ आप लोग जो है बेयर के साथ ही क्लास अटेंड करें। और अभी हमारा जो है कि मिसलिनियस प्रोसीडिंग चल रहा है, पार्ट 11। जी जी सौरभ जी, गुड इवनिंग। जी निखिल जी, गुड इवनिंग। तो देखिए पहले हम कल का कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हम लोगों ने अपना पार्ट 11 मिसलिनियस जो है स्टार्ट किया था। जी हिमांशु जी, गुड इवनिंग। और मैंने कल आपको बताया था कि हम सेक्शन 132 से सेक्शन 158 तक कवर करेंगे। मिसलिनियस प्रोसीडिंग के बाद जो हमारा एक पार्ट रह जाएगा वो रह जाएगा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, जिसको कि लेकर के हम लोग सेक्शन 36 से सेक्शन 74 तक देखेंगे। उसको रीड विथ करेंगे ऑर्डर 21 के साथ, जिसमें टोटल 106 रूल्स हैं। वो है हमारा एग्जीक्यूशन का पार्ट। अभी जो है हमारा सेकंड लास्ट जो चल रहा है वो चल रहा है मिसलिनियस। मिसलिनियस आपको मिल जाएगा, सीपीसी का लास्ट पार्ट है। अगर आप अपनी बेयर में देखें तो आपको लास्ट पार्ट दिख जाएगा मिसलिनियस, जो कि सेक्शन 132 से सेक्शन 158 तक दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 132 से सेक्शन 143 तक कवर किया था। आगे की क्लास में हमें सेक्शन 144 से सेक्शन 158 तक कवर करना है। इसके साथ साथ हमें सारी ही चीज़ों को एक बार समराइज भी कर लेना है, ताकि हमें सही ढंग से वो चीज़ें याद रहें। जी अमरेंद्र जी, गुड इवनिंग। जी हिमांशु जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स को जुड़ना था वो अब तक जुड़ चुके हैं, तो हमें अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले हम एक बार 132 से 143 तक देख लेंगे, उसके बाद हम 144 से 158 की ओर बढ़ेंगे। देखिए, जब हम कल की क्लास में हमने सेक्शन 132 से स्टार्ट किया था, तो हमने सेक्शन 132 में पढ़ा था कि किसी भी वुमेन को जिसको कि ये कस्टमरी राइट मिला हुआ है या किसी अन्य राइट के तहत, उसे आप कंपेल नहीं कर सकते पब्लिकली, तो उसे पब्लिक अपीयरेंस के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने सेक्शन 56 को भी रीड किया था। फिर हम लोगों ने 133 में कुछ पर्सनैलिटीज देखी थी जिनको कि आप पर्सनल अपीयरेंस के लिए कंपेल नहीं कर सकते। 134 में हमने देखा था जो कहता है कि जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे अरेस्ट और डिटेंशन के केस में आपको सेक्शन 55, सेक्शन 57 और सेक्शन 59 को फॉलो करना है। सेम अदर केसेस में भी जब अरेस्ट और डिटेंशन होता है तो वहां भी हमें 55, 57 और 59 को अप्लाई करना होगा। 134 के बाद हम गए थे, जी लोकेश पटेल जी, गुड इवनिंग। 134 के बाद हम गए थे 135 पे। 135 पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको कि एग्जम्पशन मिला हुआ है अरेस्ट और डिटेंशन से, जिसमें कि हमने देखा था जज, मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर को कोर्ट जाते समय, कोर्ट से लौटने के दौरान या कोर्ट में प्रिसाइड करने के दौरान आप क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई मामला ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, उस दौरान पार्टीज को, उनके विटनेसेस को, उनके प्लीडर्स को, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट को, रेवेन्यू एजेंट को आप इन्हें क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हम लोगों ने सेक्शन 135A भी देखा था, जहां हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई मेंबर है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या फिर किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कि किसी यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली है,
उस केस में भी हम उसे अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते। किसी ऐसे पर्सन को जो कि मेंबर है किसी कमिटी का, और वो कमिटी किसके अंडर कंस्टिट्यूट हुई है, या तो पार्लियामेंट के लोकसभा में, या तो पार्लियामेंट के राज्यसभा के तहत, या तो राज्य विधानसभा के तहत, या राज्य विधान परिषद के तहत, इस केस में भी हम उन्हें क्या नहीं कर पाएंगे, अरेस्ट और डिटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन कब, इन्हें तो हमने जाना कि हम नहीं कर सकते, लेकिन कब नहीं कर सकते, तो वहां कहता है कि जब वह मीटिंग चल रही हो, ज्वाइंट मीटिंग चल रही हो, ज्वाइंट सिटिंग चल रही हो, कॉन्फ्रेंस चल रही हो, उस दौरान ड्यूरिंग दैट कंटिन्यूएंस ऑफ मीटिंग हम उन्हें क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भी ऐसी सिटिंग, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के हम इन्हें अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 132, सेक्शन 133, सेक्शन 134, सेक्शन 135 एंड सेक्शन 135A। 135A के बाद जब हम लोग गए थे 136 पे, वहां हमने देखा था कि आपने कोई एप्लीकेशन लगाई है किसी कोर्ट में किसी पर्सन को अरेस्ट या किसी प्रॉपर्टी को अटैच कराने को लेकर के, जो कि जिस कोर्ट में आपने ये एप्लीकेशन लगाई हुई है वह पर्सन और वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है। तो उस केस में वो कोर्ट क्या कर रही थी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास क्या कर रही थी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति या वह प्रॉपर्टी है उसे एप्लीकेशन दे रही थी, और बाद में वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर रही थी, उस पर्सन का अरेस्ट और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करा रही थी। इसको लेकर के हम लोगों ने देखा था अपना सेक्शन 136। 136 के बाद हम लोग गए थे लैंग्वेज पे। लैंग्वेज को लेकर के हम लोगों ने सेक्शन 137 देखा था। वहां हम लोगों ने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो तय करेगी कि क्या लैंग्वेज होगा। साथ ही साथ हमने एक चीज और देखी थी कि एविडेंस को, रिकॉर्डिंग को छोड़ करके अगर कोई अन्य मैटर है जिसको कि इन रिटन रिकॉर्ड करना जरूरी है, उस केस में कोर्ट ये प्रयास करेगी कि वो किस लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड करे, इन इंग्लिश। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि सीपीसी 1908 यानी कि 1 जनवरी 1909 से पहले अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट थी किसी हाई कोर्ट के, और वह जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी अपनी प्रोसीडिंग के दौरान, वह सेम उसी लैंग्वेज का ही यूज करेगी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दे। फिर उसके बाद हम लोग गए थे 138 पे, और 138 में हमने समझा था कि अगर कोई हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और वो हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस मामले की अपील भी होनी है, अपील हो सकती है इन फ्यूचर, तो उस केस में हाई कोर्ट चाहेगा तो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन द्वारा उस कोर्ट को ये डायरेक्ट कर देगा कि आप जितनी भी एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग होगी उसे प्रयास करें कि इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाए। और अगर ऐसा कोई मजिस्ट्रेट करने में फेल होता है तो उसे इसका कारण भी बताना होगा, और ओपन कोर्ट में उसे बोल बोल करके सारी चीजों को ही रिकॉर्ड कराना होगा। इसको लेकर के हम लोगों ने देखा था सेक्शन 138। 138 के बाद हम लोग सेक्शन 139 पे गए थे। वहां हम लोगों ने देखा था कि कौन ओथ एडमिनिस्टर कराएगा। डिपोनेंट ही जो होता है वही ओथ, उसी को ओथ दिलाई जाती है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने देखा था कि कोई भी कोर्ट, कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी नोटरी अपॉइंटेड अंडर नोटरीज एक्ट 1952, कोई भी ऑफिसर या पर्सन जो कि अपॉइंटेड हो हाई कोर्ट द्वारा, या कोई भी ऑफिसर जो किसी अन्य कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हो जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड किया हो, इसको लेकर के हम लोगों ने सेक्शन 139 देखा था। 139 के बाद हम लोगों ने सेक्शन 140 देखा था, जहां पर हमने ये देखा था कि एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी के केस में अगर कोई सैल्वेज होता है, टॉवेज होता है या कोलिजन होता है, और उस केस में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है पार्टीज के रिक्वेस्ट पे कि उसे कंपिटेंट असेसर्स को अपॉइंट करना चाहिए, तो वहां पर दिया हुआ है सेक्शन 140 में कि वो 2 कंपिटेंट असेसर को क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। और वो असेसर जो होंगे उनकी कॉस्ट किसके द्वारा पे की जाएगी, पार्टीज के द्वारा पे की जाएगी। इसके बाद हम लोग सेक्शन 141 पे गए थे, जहां हमने प्रोसीडिंग को देखा। 142 में हमने देखा कि जितने भी ऑर्डर और नोटिस होंगे वो जरूरी है कि वह इन रिटर्न हो। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 143 में देखा था कि पोस्टल चार्जेस को लेकर के या अदर फीस को लेकर के वो फी आपको पे करनी पड़ेगी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको उससे एग्जम्पशन दिला सकती है। इसको इतना हम लोगों ने सेक्शन 132 से लेकर के 143 तक कल देख लिया था। जी अंकित जी गुड इवनिंग, लोकेश पटेल जी गुड इवनिंग। इसके बाद आज की जो हमारी क्लास चलेगी वो हमारी क्लास चलेगी सेक्शन 144 से लेकर के सेक्शन 158 तक। अब एक एक करके हम सेक्शंस को समझना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम बेयर रीडिंग करेंगे। देखिए सेक्शन 144 जो है रेस्टिट्यूशन, इस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रेस्टिट्यूशन का बैकग्राउंड भी बता दूं। आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है, और कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिएबिलिटी जो होती है वो किस चीज को फुलफिल करने के बाद आती है। तो किन एसेंशियल्स को अगर हम फुलफिल कर देंगे तो हमारा कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2E 2H बन जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 10 पढ़ा है, और सेक्शन 10 में हमने 5 एसेंशियल एलिमेंट पढ़े हैं। उन एसेंशियल एलिमेंट में दिया हुआ है एक एलिमेंट कि पार्टीज मस्ट बी कंपिटेंट। इसको लेकर के पार्टी, कौन सी पार्टी कंपिटेंट है या नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने सेक्शन 11 देखा होगा।
जो कि बताता है कि पर्सन जो होना चाहिए, यानी कि जो पार्टीज होनी चाहिए किसी भी करार में, वह साउंड माइंड होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ होनी चाहिए। आप लोगों ने एक लीडिंग केस पढ़ा होगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का, 1903 का प्रीवी काउंसिल का केस है। इस केस में, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास के केस में, आप लोगों ने माइनर को लेकर के पढ़ा और आपने वहां देखा होगा कि माइनर द्वारा किया गया एग्रीमेंट क्या होता है, नल एंड वॉइड होता है। वहीं पे हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या माइनर को अगर हमने कोई प्रॉपर्टी या कोई मनी दे दी है किसी करार के तहत, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, तो उस केस में क्या हम उससे वो रेस्टिट्यूट करा सकते हैं? इसको लेकर के जो इंग्लैंड में पोजीशन है, लेस्ली वर्सेस सेल के केस में कहा गया था कि प्रॉपर्टी को तो रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है, प्रॉपर्टी को तो रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है, लेकिन मनी को रेस्टिट्यूट नहीं कराया जा सकता। ये लेस्ली वर्सेस सेल के केस में कहा था इंग्लिश लॉ में। लेकिन सेम इंडिया में खान बुल वर्सेस लखा सिंह के केस में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसको प्रॉपर्टी के केस में भी और मनी के भी केस में क्या किया जा सकता है, रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है। और इसी केस के बाद आप देखेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 33 जो है इंसर्ट हुआ है और सेक्शन 33 जो है इसी चीज को कवर करता है। तो ये था रेस्टिट्यूशन को लेकर के जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में आज तक पढ़ा है, यानी कि हमने पढ़ा है कि माइनर के अगेंस्ट रेस्टिट्यूशन होगा कि नहीं, या फिर हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है कि नहीं। अगर किसी माइनर को कोई प्रॉपर्टी दी गई है किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत तो उसका रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है कि नहीं, या कोई मनी दी गई है तो उसको रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लॉ में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लेस्ली वर्सेस सेल के केस में कहा है कि प्रॉपर्टी का तो रेस्टिट्यूशन हो सकता है बट मनी का नहीं हो सकता। वहीं आप जब खान बुल वर्सेस लखा सिंह का केस देखेंगे तो वो बताता है कि इंडिया में क्या हो सकता है कि प्रॉपर्टी के भी अगेंस्ट हो सकता है और मनी के भी अगेंस्ट, मनी को भी लेकर के हो सकता है। और सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आपको मिल जाएगा, जो कि इसी चीज को क्या करता है, अफर्म करता है। जी विवेक जी प्रणाम। अब जो है मैं आपको बता रहा हूं कि हम आज क्या पढ़ेंगे, सीपीसी में जो रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है उसको। देखिए, रेस्टिट्यूशन को आप ऐसे जनरल वे में समझने का प्रयास करिए। क्या है, मान लीजिए ए और बी पार्टी हैं सूट में, एक द्वारा कोई सूट इंस्टीट्यूट किया गया, कोर्ट द्वारा वह सूट बी के फेवर में पास कर दिया गया, यानी कि जब डिग्री आई तो वो बी के फेवर में आई। अब जब डिग्री यानी कि जजमेंट जब पास होता है तो उसके बाद डिग्री बनती है और डिग्री के बाद उसका एग्जीक्यूशन होता है, जो कि एप्लीकेशन लगाया जाता है डिग्री होल्डर के द्वारा। अब मान लीजिए कि डिग्री होल्डर द्वारा कोई एप्लीकेशन लगाया गया और डिग्री के उस पार्ट को जो उसके फेवर में आया है एग्जीक्यूट कराया गया, लेकिन अभी वो डिग्री अपीलेबल है। और मान लीजिए कि सामने वाली पार्टी यानी ए क्या करता है, अब अपील में चला जाता है। अब अपील में जाने के बाद क्या होता है कि वही डिग्री रिवर्स कर दी जाती है या मॉडिफाई कर दी जाती है। तो उस केस में रिवर्स और मॉडिफिकेशन होने के बाद वो क्या हो जाता है कि वो ए के फेवर में आ जाती है। अब जब ए के फेवर में आ जाती है तो हमने क्या देखा कि जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था ए और बी के बीच, तो वहां पर बी के फेवर में सूट डिग्री पास हुई थी, जिसको लेकर के बी ने डिग्री को एग्जीक्यूट कराया। एग्जीक्यूट कराने का क्या मतलब है उसने अपने फेवर में जैसी डिग्री बनी थी सारी चीजों को क्या कर लिया, एग्जीक्यूट करा लिया। अब लेकिन जब वो सामने वाली पार्टी अपील में गई तो डिग्री फिर उसके फेवर में चली गई। तो यहां पर जब सामने वाली पार्टी अपील में गई और डिग्री रिवर्स या मॉडिफाई हुई, जिसके बाद वो ए के फेवर में आ जाती है, तो वहां पर रेस्टिट्यूशन आ जाता है। अब क्या होगा कि जो बी ने यानी कि जो डिग्री होल्डर था फर्स्ट सूट में, ठीक, उसके फेवर में जो एग्जीक्यूशन के टाइम प्रॉपर्टी गई है उसको रेस्टिट्यूट करा करके यानी कि वापस क्या कराया जाएगा, ए को सौंपा जाएगा। ए को सेम उसी पोजीशन में लाया जाएगा जिस पोजीशन में वो तब रहता अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में ए के फेवर में डिग्री पास हुई होती। यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज बताते रहिए आप लोग। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मैंने आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो बताई, फिर मैं आपको यहाँ पे रेस्टिट्यूशन पे ले आया। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिग्री एक बार किसी एक पार्टी के फेवर में पास होती है, जब वो सामने वाली पार्टी जिसके अगेंस्ट पास हुई है वो अपील में जाती है तो वो डिग्री फिर पलट करके उसके फेवर में आ जाती है। लेकिन जब पहले सूट जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में इंस्टीट्यूट हुआ था, उस दौरान जिस पार्टी के फेवर में वो गई थी उसने क्या किया है, उसने किया था कि उसने एग्जीक्यूशन के दौरान काफी चीजें जो क्या कर ली थी, कवर कर ली थी। अब जब डिग्री एग्जीक्यूट हो रही थी तो जिसके तहत फर्स्ट इंस्टांस में पार्टी ने जिसके फेवर में पास हुआ था वो उसने जो कुछ भी अर्जित किया था, जब वो अपील में गई
वही डिग्री, तो वहां पर वो क्या हो गई, रिवर्स या मॉडिफाई हो गई। तो अब क्या करना होगा कि जितना कुछ सूट कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में पार्टी बी ने एग्जीक्यूशन के दौरान पाया है उसे वापस रेस्टिट्यूट करा करके पार्टी ए को सौंपा जाएगा। इसके लिए पार्टी ए को कोर्ट में क्या लगाना होगा, एप्लीकेशन लगाना होगा। और जब वो पार्टी ए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी तो जो कोर्ट है वो कोर्ट क्या करेगी, यहां पर वह कोर्ट रेस्टिट्यूशन कराएगी और उसको सेम पोजीशन पे ले जाएगी। जैसे मानो कि अगर डिग्री उसके फेवर में पास हुई होती तो वो जिस पोजीशन पे रहता उस पोजीशन पे। ये है आपका रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट। अब हम रीड करना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 144। जब हम सेक्शन 144 रीड करना स्टार्ट करेंगे तो यहां हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए देखते हैं सेक्शन 144 क्या कहता है। प्लीज आप लोग अपनी अपनी बेयर में देखिए। सेक्शन 144 सीपीसी 1908 ये कहता है कि वेयर एंड इन सो फार एज अ डिक्री और ऑर्डर इज वेराइड रिवर्स इन एनी अपील और रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग। देखिए कोई भी डिक्री क्या हो जा रही है, वेराई हो जा रही है या रिवर्स हो जा रही है। कब, अपील में, रिवीजन में या किसी अन्य प्रोसीडिंग में। फिर कहता है और सेट असाइड और मॉडिफाइड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर। या सेट असाइड और मॉडिफाइड कर दी जा रही है उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट के द्वारा वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था तो वह डिग्री बनी थी। अब इस केस में क्या होगा, अब इस केस में ये होगा कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंटाइटल टू एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदरवाइज। तो अगर कोई भी पार्टी ऐसी है जो कि किसी बेनिफिट को पाने के लिए क्या है, एलिजिबल है या रेस्टिट्यूशन कराने के लिए एलिजिबल है, वो क्या करेगी, कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाएगी। और जब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी तो इस केस में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट यहां पर रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर पास करेगी। और देखिए आप जब इसके नीचे की हम लाइंस को पढ़ेंगे तो वहां हमें ये और भी क्लियर आएगा कि वो कहता है कि पार्टीज को सेम उसी फुटिंग पे आप ले जाइए। अगर डिग्री उनके फेवर में पास हुई होती तो वो जिस फुटिंग पे होते। और इस चीज को प्रभावी बनाने के लिए कोर्ट और फर्दर क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है ये नीचे दिया हुआ है। तो ये कहता है कि otherwise cause such restitution to be made as will so far as may be place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order such part thereof as has been wherein reversed, set aside or modified, and for this purpose the court may make any order including order for the refund of cost। तो देखिए कोर्ट इस चीज को और प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है, साथ साथ ऑर्डर कर सकती है कि रिफंड किया जाए सारे कॉस्ट को, यानी जितने भी खर्चे थे, पेमेंट किया जाए इंटरेस्ट का, डैमेजेस का, कंपनसेशन का, मैसने प्रॉफिट का, और प्रॉपरली जो कि कंसिक्वेंटल हो क्या, उस वेरिएशन पे, उस रिवर्सल पे और सेटिंग असाइड पे। तो देखिए आप पहले इसको समझिए। यहां पर कह रहा है कि किसी भी डिग्री को क्या किया जा रहा है, वेराई किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है या मॉडिफाई कर दिया जा रहा है। कब, अपील में, रिवीजन में या किसी अन्य प्रोसीडिंग में। या सूट को क्या किया जा रहा है, जो इस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट हुआ था उसे सेट असाइड या मॉडिफाइड कर दिया जा रहा है कोर्ट द्वारा। तो उस केस में जो पर्सन एंटाइटल्ड होगा किसी बेनिफिट का या रेस्टिट्यूशन कराने का, वो कोर्ट में क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मुझे रेस्टिट्यूट कराना है, मुझे अपनी सेम उसी पोजीशन पे जाना है जैसे मानो अगर ये मेरे फेवर में पास हुआ होता तो मैं जिस पोजीशन पे रहता। इस केस में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अपना ऑर्डर निकालेगी, ऑर्डर पास करेगी और साथ साथ कोर्ट क्या कर सकती है, पेमेंट ऑफ कॉस्ट को भी जोड़ सकती है, कंपनसेशन को, डैमेजेस को, इंटरेस्ट को, या जो भी उसे मीन प्रॉफिट लगे उस ऑर्डर को भी साथ में उसको ऐड कर देगी। और उस पार्टिकुलर पर्सन को कोर्ट प्रयास करेगी कि अपने ऑर्डर के तहत सेम उस पोजीशन पे ले जाए जिस पोजीशन पे वो तब होता जब वो उसके फेवर में पास हुई होती तब। तो ये था आपका सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन के बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन 145 पे। अब देखिए सेक्शन 145 पे हम जाएं, इससे पहले मैं आपको फिर बोलूंगा कि आप बेयर में आप सारी चीजें नोट करते चलिए। आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ा होगा। जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा इंडेमनिटी और गारंटी। ये आपको मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 8 में, और ये दिया हुआ है सेक्शन 126 से सेक्शन 147 तक। वहां आप लोगों ने देखा होगा श्योरिटी। आप लोग जब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको 3 पार्टीज मिलती हैं, श्योरिटी होता है, क्रेडिटर होता है और प्रिंसिपल डेटर होता है। वहां 3 करार भी होते हैं। वहां पर क्या होता है, श्योरिटी जो होता है वो जो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से उधार लेता है उस केस में वो श्योरिटी उसको इंश्योर करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है, जिसने आपसे जो भी डेप्ट या पैसा उधार लिया है,
इनकेस वो फेल हो जाता है तो इसकी जगह पे वो सारे ही डेप्ट कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। वो होता है श्योरिटी। अब यहां जब हम लोग श्योरिटी पढ़ेंगे, आपने सेक्शन 128 देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जहां पर बताता है श्योरिटी की लायबिलिटी, और वो कहता है कि श्योरिटी की जो लायबिलिटी होगी वो को एक्सटेंसिव होगी प्रिंसिपल डेटर के साथ। मतलब कि जितनी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है, सेम टू सेम उतनी ही लायबिलिटी श्योरिटी की होती है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे इन्फोर्समेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, लेकिन यहां पर इसके कहने का कुछ और ही मतलब है। आप सेम वो मतलब मत निकालिएगा, लेकिन मैंने समझने के लिए आपको बताया कि आपने जब देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वहां आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी देखा होगा चैप्टर 8 में सेक्शन 126 से सेक्शन 147 तक। आपने वहां श्योरिटी देखा होगा, उसका रोल देखा होगा। अब आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 145 में जो सीपीसी 1908 में श्योरिटी दिया हुआ है, इसका यहां पर क्या रोल है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको यह मिलेगा कि कोई श्योरिटी है जो कि क्या कर रहा है, सिक्योरिटी फर्निश कर रहा है या गारंटी दे रहा है। अब किस किस चीज को लेकर के दे रहा है, हम ये सेक्शन 145 में देखेंगे। तो देखिए, मैं रीड करता हूं, आप और हम समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है, व्हेन एनी पर्सन हैज फर्निश सिक्योरिटी और गिवन अ गारंटी। देखिए, कोई पर्सन जो है फर्निश कर रहा है सिक्योरिटी या तो गारंटी दे रहा है, किस चीज की? फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिग्री और एनी पार्ट, किसी डिग्री के परफॉर्मेंस को लेकर के या उसके किसी पार्ट के परफॉर्मेंस को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी के रेस्टिट्यूशन को लेकर के जो कि एग्जीक्यूट हो चुकी है डिग्री पास होने के बाद, या तो पेमेंट ऑफ मनी को लेकर के, या फुलफिल करने को किसी कंडीशन को लेकर के जो कि इम्पोज्ड किया गया है उस पर्सन पर, जिस पर्सन के बिहाफ पर वो क्या कर रहा है, सिक्योरिटी फर्निश कर रहा है या श्योरिटी दे रहा है। तो यहां पर ये क्या कहता है, इसका दूसरा पार्ट, इफ ही हैज रेंडर्ड हिमसेल्फ पर्सनली लायबल अगेंस्ट हिम टू दैट एक्सटेंट। अगर उसने क्या किया है, वो श्योरिटी बना है, तो वो उतने एक्सटेंट तक पर्सनली वैसे ही लायबल होगा जैसे वो पर्सन लायबल होता है जिसके बिहाफ पर वो श्योरिटी बना है। दूसरा कहता है, इफ ही हैज फर्निश्ड एनी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी बाय सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी। अगर उसने कोई सिक्योरिटी रखी है, मान लीजिए कि वो श्योरिटी नहीं बना, उसने कोई सिक्योरिटी रखी हुई है कि अगर ये सामने वाला पर्सन फेल हो जाता है तो मैं ये सिक्योरिटी रखता हूं, आप क्या करिएगा, इससे वसूल लीजिएगा। मान लीजिए उसने कोई 100 रुपए की उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसने उसको एज ए सिक्योरिटी रख दिया, तो जो सामने वाला पर्सन है जिसके बिहाफ पर वो श्योरिटी बना है, अगर उससे 25 रुपए क्लेम करने हैं और वो फेल हो जाता है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इसको सेल किया जाएगा, और सेल करने के बाद वो अमाउंट यानी कि जो 25 रुपए हैं उसकी प्रॉपर्टी से वसूल लिए जाएंगे। और इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर मान लीजिए वो श्योरिटी भी बना है और उसने कुछ सिक्योरिटी भी रखी है, तो उसी एक्सटेंट तक वो लायबल होगा जैसे कि ऊपर की दोनों कंडीशंस में बताया हुआ है। अब हम लोग ध्यान से एक बार फिर समझने का प्रयास करते हैं सेक्शन 145। मैंने आपको बताया कि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो वहां आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी मिलेगा चैप्टर 8, सेक्शन 126 से सेक्शन 147 तक। आपने वहां श्योरिटी का रोल देखा होगा। श्योरिटी क्या करता है, श्योरिटी जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर क्या गारंटी देता है क्रेडिटर को, कि अगर ये फेल हो जाते हैं जो भी इन्होंने आपसे डेप्ट लिया है, तो उस केस में वो सारे डेप्ट को फुलफिल करने की जिम्मेदारी, लायबिलिटी मेरी होगी। ये होती है श्योरिटी की लायबिलिटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा। सेक्शन 128 में कहता है कि श्योरिटी की सेम लायबिलिटी वही होती है जो प्रिंसिपल डेटर की होती है। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी जो होती है वहां वो को एक्सटेंसिव होती है, किसके, प्रिंसिपल डेटर के। ये कौन सा सेक्शन कहता है, ये कहता है आपका सेक्शन 128। यहां जो हम श्योरिटी पढ़ रहे हैं इसको भी आप कुछ वैसे ही समझिए। यहां बस हो क्या रहा है कि कोई एक पर्सन है, जी राजन जी प्रणाम, जी हीरालाल त्रिपाठी सर प्रणाम सर। यहां क्या कह रहा है, यहां ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट कोई डिग्री एग्जीक्यूट कराना है, जिसको कि अपीयरेंस के लिए कंपेल करना है, ठीक है, जिससे कोई प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट करानी है, ठीक है। उस केस में कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि आप क्या करिए, कोई सिक्योरिटी या कोई श्योरिटी क्या करिए, प्रस्तुत करिए। उस केस में अगर कोई पर्सन उसके बिहाफ पर क्या बन रहा है, श्योरिटी बन रहा है या कोई प्रॉपर्टी अपनी एज अ सिक्योरिटी रख रहा है, तो यहां पर उसकी वैसे ही लायबिलिटी होगी जैसे उस पर्सन की होती अगर वो पर्सन से वसूला जाता है। यानी कि जो थर्ड पर्सन है अगर वो फेल हो जा रहा है तो जो यहां पर श्योरिटी होगा उससे उसी एक्सटेंट तक उसकी प्रॉपर्टी से भी वसूला जाएगा, और अगर वो खुद से श्योरिटी बन रहा है तो वो पर्सन की भी पर्सनल लायबिलिटी सेम उतनी ही होगी जितनी उस थर्ड पर्सन की होती। ये कह रहा है आपका सेक्शन 145। तो 144 में हमने रेस्टिट्यूशन देखा, 145 में हमने लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी देखा, ठीक है। और उसको किस एक्सटेंट तक एनफोर्स कराया जा सकता है,
इसको देखा। अब आइए हम लोग चलते हैं सेक्शन 146 और 147 पे। देखिए सेक्शन 146 और 147 को रीड करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लोगों ने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था तो हमने सेक्शन 2 क्लॉज 11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ा था। इसको लेकर के हम लोगों ने सेक्शन 50 देखा था, सेक्शन 52 देखा था, सेक्शन 53 देखा था। तो ये सारे चारों ही सेक्शन आप 146 और 147 के साथ ऐड कर लीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 50, सेक्शन 52 और सेक्शन 53। इसके बाद हम इसमें 2 सेक्शन और ऐड कर देंगे, सेक्शन 146 और सेक्शन 147। अब देखिए सेक्शन 146 सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि कोई एक पर्सन है, पर्सन ए है, ठीक है, ए मान लीजिए एक पर्सन है। ए कोई सूट लाने के लिए एलिजिबल है, या कोई सूट उसके अगेंस्ट लाया जा सकता है, या कोई वो एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या उसके अगेंस्ट कोई एप्लीकेशन लाई जा सकती है। तो जो पर्सन उसके तहत क्लेम ला रहा होगा या ला सकता है, वो एप्लीकेशन और वो सूट उस पर्सन के अगेंस्ट या उस पर्सन के द्वारा भी क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। ये कहता है आपका सेक्शन 146। अब आइए मैं रीड कर देता हूं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। कहता है सेक्शन 146, save as otherwise provided by this code or by any law for the time being in force, where any proceeding may be taken or any application made by or against any person, then the proceeding may be taken or the application may be made by against person claiming under him। तो यानी कि अगर ए कोई सूट या एप्लीकेशन ला सकता है, या कोई सूट और एप्लीकेशन ए के अगेंस्ट लाया जा सकता है, तो जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, उसके बिहाफ पर वो सूट और वो एप्लीकेशन लाया जा सकता है, या उसके अगेंस्ट भी वो सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता है और वो एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। ये कहता है आपका सेक्शन 146। अब देखिए सेक्शन 147 क्या कहता है। सेक्शन 147 सिंपल सी बात कहता है। वो कहता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है ए, वो इस समय डिसेबल है, ठीक है, और कोई प्रोसीडिंग है जिसको कि चलाना है, ठीक। अगर नहीं चलाई गई तो क्या हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक। और जब आप लिमिटेशन एक्ट 1963 देखेंगे तो वहां पर दिया हुआ है कि अगर एक बार डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो खत्म होने के बाद जो पीरियड होगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। फर्दर डिसेबिलिटी क्या नहीं कर पाएगी, उसे रोक नहीं पाएगी, ठीक है। आपने ये इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 में पढ़ा होगा कि डिसेबिलिटी के केस में वहां पर कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है, लेकिन वहां फिर ये कहता है कि अगर एक बार डिसेबिलिटी खत्म हो गई तो उसके बाद वो जो टाइम होगा वो कंटिन्यूअसली रन करेगा, फिर वो रुकेगा नहीं आपकी फर्दर किसी डिसेबिलिटी की वजह से। तो यहां पर अब इसको समझिए, यहां ये कह रहा है सेक्शन 147 कि पर्सन ए जो है वो डिसेबल्ड है। अब जब वो डिसेबल्ड है तो उसके नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा या उसके गार्जियन के द्वारा कोई कंसेंट से या उनके द्वारा किए गए एग्रीमेंट से, कोर्ट के परमिशन के बाद क्या किया जा रहा है, किसी प्रोसीडिंग को चलाया जा रहा है, तो उसका सेम फोर्स होगा, वो वही प्रभाव रखेगी, ठीक है, जो प्रभाव वो तब रखती जो पर्सन डिसेबिलिटी में है अगर वह प्रोसीडिंग उसके द्वारा चलाई जाती। ये कह रहा है आपका सेक्शन 147। अब मैं आपको फिर एक बार बता दूं, सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 50, सेक्शन 52, सेक्शन 53, सेक्शन 146 और सेक्शन 147, ये सारे सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जब आप इनमें से किसी भी एक सेक्शन को पढ़ें तो प्रयास करें कि इन सारे सेक्शन को आप क्या करें, पढ़ ले जाएं। और यहां आज हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 146 और सेक्शन 147। सेक्शन 146 क्या कह रहा था कि कोई पर्सन जो कि सूट ला सकता है या एप्लीकेशन दायर कर सकता है, या जिस पर्सन के अगेंस्ट सूट लाया जा सकता है या एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके द्वारा भी वो एप्लीकेशन और वो सूट लाया जा सकेगा और उसके अगेंस्ट भी वो एप्लीकेशन और सूट लगाया जा सकेगा। सेक्शन 147 फिर क्या कह रहा है, सेक्शन 147 कह रहा है कि कोई भी पर्सन डिसेबिलिटी में है, उस दौरान उसके नेक्स्ट फ्रेंड या लीगल गार्जियन द्वारा उनकी कंसेंट से या उनके द्वारा किए गए एग्रीमेंट से, कोर्ट की परमिशन के बाद अगर उस प्रोसीडिंग को चलाया जाता है तो वो सेम फोर्स रखेगी, या मतलब कह लीजिए वो वही प्रभाव रखेगी जो वो पर्सन जो डिसेबिलिटी में है अगर उसकी सहमति से उस प्रोसीडिंग को चलाया जा रहा होता। तो ये था आपका सेक्शन 146 और सेक्शन 147। इसको हमने और भी सेक्शंस के साथ जोड़ करके देख लिया। जब हम सेक्शन पढ़ रहे थे 144 रेस्टिट्यूशन, उसको हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमने रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है उसके साथ समझा, प्लस यहां जो दिया है उसे देखा।
फिर हम लोग गए सेक्शन 145 पे, वहां हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमारा चैप्टर 8 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, वहां पे हमने देखा कि श्योरिटी को लेकर के वहां पे क्या चीजें हैं, और उसके बाद यहां पर हमने देखा कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है उसको कैसे इन्फोर्स कराया जा रहा है सीपीसी 1908 में। तो हमने 144, 145, 146 और 147 इतना कंप्लीट कर दिया। अब देखेंगे हम सेक्शन 148। जब आप सेक्शन 148 देखेंगे तो बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की। इस सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बस ये समझनी है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो 30 डेज का और दूसरा कोर्ट के द्वारा किए गए फिक्स किए गए टाइम का। जब आप इसकी पहली लाइन पढ़ेंगे तो वो कहता है वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट, सीपीसी द्वारा नहीं, कोर्ट के द्वारा। अगर सीपीसी में कोई टाइम फिक्स्ड है तो जब तक कि सीपीसी के उस प्रोविजन में ये प्रोवाइडेड नहीं होगा कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो टाइम को एक्सटेंड करे, कोर्ट पावर को क्या नहीं कर पाएगी, एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर प्लेंटिफ द्वारा प्लेंट दायर किया जाता है तो डिफेंडेंट को 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना होता है, रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करना होता है। इन केस वो 30 दिन में नहीं कर पाता है तो वहां पर दिया हुआ है कि उसको कोर्ट चाहे तो फर्दर 60 डेज का टाइम और दे सकती है, यानी कि मैक्सिमम कोर्ट उसको 90 डेज का टाइम दे पाएगी। यहां पर आप जब पढ़ें सेक्शन 148 तो यहां ध्यान रखें ये क्या कहता है कि अगर कोई भी टाइम फिक्स किया गया है या प्रेस्क्राइब किया गया है कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रेस्क्राइब्ड एक्ट को लेकर के, ठीक, तो कोर्ट चाहेगी तो फर्दर उस टाइम को क्या कर सकती है, फर्दर उस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 30 डेज तक। ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 148 में। मैं सेक्शन 148 रीड कर रहा हूं, आप अपनी बेयर में इसको देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। कहता है वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ एनी एक्ट प्रेस्क्राइब्ड और अलाउड बाय दिस कोर्ट, यानी कि कोई भी प्रेस्क्राइब्ड एक्ट है या अलाउ किया जा रहा है सीपीसी द्वारा, उसको लेकर के अगर कोर्ट ने कोई टाइम प्रेस्क्राइब किया है या फिक्स किया है, ठीक, तो द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल इवन दो द पीरियड ऑफ ओरिजिनली फिक्स और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड। तो कोर्ट ने मान लीजिए कि किसी एक्ट को लेकर के किसी पार्टी को 10 दिन का टाइम दिया और ये जो टाइम फिक्स किया गया है, जी बिल्कुल, अभी मैं जब हम इसको समराइज करेंगे तो हम फिर एक बार देख लेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं सेक्शन 148 में। सेक्शन 148 में हम देख रहे हैं कि कोर्ट के द्वारा किसी प्रेस्क्राइब्ड एक्ट को लेकर के, ठीक, जो कि इस कोर्ट के तहत बताया गया है, कोर्ट ने खुद से कोई टाइम प्रेस्क्राइब किया या फिक्स किया, अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तो इन दैट केस क्या उसको बढ़ाया जा सकता है, उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सेक्शन 148 कोर्ट को एम्पावर करता है कि जी हाँ, कोर्ट क्या कर सकती है, फर्दर उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। ये कह रहा है आपका सेक्शन 148, लेकिन कितना, मैक्सिमम 30 डेज तक। और मैंने आपको यहां एक और चीज बताई कि यहां पर जो टाइम फिक्स या प्रेस्क्राइब किया जा रहा है वो कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो सीपीसी में दिए गए प्रोविजंस के तहत नहीं है। अगर सीपीसी के प्रोविजंस के तहत है तो जब तक कि उसमें अदरवाइज प्रोवाइडेड ना हो, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो उसको फर्दर एक्सटेंड कर पाए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब प्लेंट दायर होता है तो उसके विद इन 30 डेज डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट देना होता है, और वहां दिया हुआ है कि मैक्सिमम 60 डेज कोर्ट इसको और फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, यानी कि 90 डेज। इसके बाद कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उसको 90 डेज से 91 डेज कर पाए, ठीक है, क्योंकि वो कोड में प्रोवाइडेड है, वो टाइम कोर्ट द्वारा फिक्स किया गया है, सीपीसी द्वारा फिक्स किया गया है, कोर्ट के द्वारा नहीं। कोर्ट के द्वारा जो टाइम फिक्स किया जाएगा या प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसको कोर्ट चाहे तो एक्सपायर होने के बाद भी एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन मैक्सिमम कितना, 30 डेज, ठीक है। तो ये दिया हुआ था आपका सेक्शन 148 में। तो हम लोगों ने सेक्शन 148 भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 148A पे। वो कहता है राइट टू लॉज ऑफ कैविएट। देखिए ये सेक्शन मेनली 5 क्लॉजेज में है, एक एक क्लॉज को हम समझते चलेंगे। देखिए कोई एप्लीकेशन या तो कोर्ट में लग गई है या तो लगने वाली है, इसकी संभावना है। कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया है या सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है, इसकी संभावना है। और कोई पर्सन चाहता है कि जब ऐसा सूट इंस्टीट्यूट हो या कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन लगे तो वो उस दौरान कोर्ट में मौजूद रहे, ठीक है। तो वो कोर्ट में क्या लॉन्च करेगा, कैविएट लॉन्च करेगा। ये कहता है इसका सेक्शन 148A का क्लॉज 1। फिर इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है कि जब भी कोई कैविएट लॉन्च कर दी जाती है सेक्शन 148A के क्लॉज 1 में, जी मौजम जी गुड इवनिंग, तो ये कहता है कि सेक्शन 148A के क्लॉज 1 में अगर कोई कैविएट किसी पर्सन के द्वारा दायर कर दी गई है तो जो अप्लीकेंट होगा उसको, उस कैविएटर को क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा कि मैंने ऐसा कैविएट क्या किया है, कोर्ट में दायर कर दिया है। ये इसका दूसरा क्लॉज कहता है।
फिर तीसरा क्लॉज क्या कहता है? तीसरा क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई कैविएट लॉज हो गया है 148A के क्लॉज 1 में और फिर उसके बाद कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है या कोई एप्लीकेशन कोर्ट में लाया जाता है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि जिस पर्सन के द्वारा वो कैविएट लॉन्च किया गया था उसे कोर्ट क्या करे? इन्फॉर्म करे। तो हमने इसका क्लॉज 1 देखा, क्लॉज 2 देखा, क्लॉज 3 देखा। फिर फर्दर क्लॉज 4 क्या कहता है? फर्दर क्लॉज 4 कहता है कि अगर कोई भी नोटिस, तो फर्दर क्लॉज 4 कहता है कि अगर किसी पर्सन के द्वारा कोई एप्लीकेशन लाया जाता है कोर्ट में, अब जिस पर्सन के द्वारा वो एप्लीकेशन कोर्ट में लाया गया है, ठीक है, वो हो गया कैविएटर। तो अगर कोई पर्सन इन फ्यूचर कोई एप्लीकेशन लाता है या सूट इंस्टीट्यूट करता है, तो उसको, उसी पर्सन को जिसके द्वारा वो कैविएट लाया गया था, उसको फर्निश करने होंगे सारे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और ये किसके खर्चे पे होंगे? उस पर्सन के जिसने वो कैविएट लॉन्च किया था। और इसके बाद इसका लास्ट 5वां क्लॉज जो कि एक इंपॉर्टेंट बात करता है, वो 90 डेज की बात करता है। देखिए 148 में हमने 30 डेज देखा, और आपको 148A में 90 डेज याद रखना है। ये सारे डेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बताता है कि जो कैविएट के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी किसी पर्सन के द्वारा जो चाहता था कि कार्रवाई के दौरान वह कोर्ट में मौजूद रहे, ये जो होगा ये कितने दिन तक प्रभावी होगा? ये मैक्सिमम 90 डेज तक के लिए प्रभावी होगा। ठीक, तो ये था आपका सेक्शन 148A। अब मैं रीड करता चलता हूं 148A के एक एक क्लॉज को, और आप लोग इसे समझने का वैसे ही प्रयास करिएगा जैसे मैंने आपको बताया। देखिए सेक्शन 148 का ए का क्लॉज 1 क्या कहता है? सेक्शन 148A का क्लॉज 1 कहता है, वेयर एन एप्लीकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड और हैज बीन मेड इन अ सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड और अबाउट टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो एप्लीकेशन या तो एक्सपेक्टेड है कि लाया जाएगा, या तो ला दिया गया है, या तो सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, या तो हो सकता है इन फ्यूचर। इन दैट केस, अगर कोई पर्सन, एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टू on the hearing of such application may lodge a caveat in respect thereof। तो ये यही कहता है कि कोई एप्लीकेशन या तो कोर्ट में लगा दी गई है, या तो लगाई जा सकती है इन फ्यूचर। कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, या तो इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट हो सकता है, और कोई पर्सन ये इच्छुक है कि वह कार्रवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे, तो वो कोर्ट में क्या लगाएगा? कैविएट लगाएगा। फिर इसका दूसरा क्लॉज मैंने आपको जैसे बताया, वो कहता है कि अगर कोई भी कैविएट लॉन्च की गई है अंडर सबसेक्शन 1, वेयर कैविएट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सबसेक्शन 1, द पर्सन बाय हुम द कैविएट हैज बीन लॉन्च्ड, और उसे क्या कहते हैं? कैविएटर। ये दिया हुआ है ब्रैकेट में आपके बेयर में, आप जब देखेंगे सेक्शन 148A के क्लॉज 2 में, तो उसमें दिया हुआ है, shall serve a notice of the caveat by registered post, acknowledgement due on the person by whom the application has been or is expected to be made। तो जिस पर्सन के द्वारा वो कैविएट लगाया गया था, इस चीज को लेकर के कि कोर्ट में या तो एप्लीकेशन जो है कि लगा दी गई है, या तो इन फ्यूचर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट लगाए, मतलब एप्लीकेशन आने वाली है, तो इन दैट केस वो जो कैविएटर होगा वो क्या करेगा? रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा उस पर्सन को नोटिस सर्व करेगा जिसके द्वारा वो एप्लीकेशन लगाई जाएगी, यानी कि एप्लीकेंट को, कि मैंने ऐसा एक कैविएट का एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दिया है। फिर इसका तीसरा क्लॉज क्या कहता है? वेयर आफ्टर कैविएट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सबसेक्शन 1, एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग, द कोर्ट शैल सर्व अ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑन द कैविएटर। अब देखिए, पहले वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है? वो उस पर्सन को जिसके द्वारा एप्लीकेशन लाई जाएगी उसे इन्फॉर्म करता है। और थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है कि कोर्ट में, जिस कोर्ट में उसने वो एप्लीकेशन लगाई थी, अगर इन फ्यूचर कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है या कोई एप्लीकेशन आती है, तो कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि वो उस कैविएटर को क्या करे? इन्फॉर्म करे। अब आइए इसका चौथा क्लॉज देखते हैं। वो कहता है, वेयर अ नोटिस ऑफ एनी कैविएट हैज बीन सर्व ऑन द एप्लीकेंट, ही शैल forthwith furnish the caveator at the caveator expense with a copy of the application made by him and also with the copies of any paper or document which has been or may be filed by him in support of the application। तो इसका चौथा क्लॉज ये कहता है कि जो कैविएटर है, उसको, जो पर्सन है जिसने वो एप्लीकेशन लाया है, वो क्या करेगा? एप्लीकेशन की कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी किसे सर्व करेगा? उस कैविएटर को। किसके खर्चे पे? उसी कैविएटर के खर्चे पे। और इसका जो लास्ट और 5वां क्लॉज है, आप इसमें 90 डेज जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए। ये बताता है कि जो कैविएट 148A में लॉन्च होता है वो कितने टाइम पीरियड तक के लिए प्रभावी होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका लास्ट क्लॉज। वो कहता है कि वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सबसेक्शन 1, सच कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वाज लॉन्च्ड अनलेस द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 हैज बीन मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। तो ये यही कहता है कि अगर कोई कैविएट लॉन्च हुआ है क्लॉज 1 में, तो कब तक फोर्स में रहेगा? वो तब तक रहेगा मैक्सिमम 90 डेज टाइम पीरियड तक के लिए।
तो ये था आपका सेक्शन 148A कैविएट से रिलेटेड। अब जो है हमारा सेक्शन 149 है। 149 पे मैं जाने से पहले आपको पहले बता दूं क्या कहता है। देखिए सेक्शन 149 ये कहता है कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसको कि लेकर के कोर्ट में कोई फीस प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, और आप वो फी पे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप वो फी पे नहीं कर पाते हैं तो इन फ्यूचर कोर्ट आपको ये ऑर्डर कर सकती है कि आप उसकी फी को पार्टली या होली पे कर दीजिए। और जैसे ही आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जो भी फी पे करनी थी, जो भी प्रेस्क्राइब फी आपको पे करनी थी, आप पे करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टांस पे ही उस फी को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ये कहता है आपका सेक्शन 149। अब मैं 149 रीड कर देता हूं, आप प्लीज बेयर में देखिए। सेक्शन 149, पावर टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फी। ये कहता है वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फी प्रेस्क्राइब्ड फॉर एनी डॉक्यूमेंट बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कोर्ट फी हैज नॉट बीन पेड। किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई प्रेस्क्राइब फी थी जिसको कि आपको पे करना था, आपने पे नहीं किया है। The court may in its discretion at any stage allow the person by whom such fee is payable to pay the whole or part। तो कोर्ट किसी भी स्टेज पे पर्सन को अलाउ कर देगी जिस पर्सन को वो पे करना था कि वो उसे पे कर दे। कैसे? होली या तो पार्टली, as the case may be of such court fee, and upon such payment the document in respect of which such fee is payable shall have the same force and effect as if such fee had been paid in first instance। और जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर पे आप उस डॉक्यूमेंट को लेकर के जो प्रेस्क्राइब फी थी आप पे करते हैं होली या पार्टली, ये माना जाएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टांस में ही उसकी पेमेंट कर दी थी। ये कहता है आपका सेक्शन 149। तो हमने सेक्शन 144 से लेकर के 149 तक कवर कर लिया। सेक्शन 144 में हमने रेस्टिट्यूशन को देखा। रेस्टिट्यूशन में हमने कॉन्ट्रैक्ट में खान गुल वर्सेस लखा सिंह, लेस्ली वर्सेस सेल को भी देखा, और उसके साथ साथ सीपीसी के सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन को भी समझा। फिर हम सेक्शन 144 के बाद 145 पे गए। हमने श्योरिटी की क्या लायबिलिटी होती है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो भी देखा, और उसके बाद श्योरिटी की क्या लायबिलिटी है सीपीसी में और किस एक्सटेंट तक लायबिलिटी है ये भी देखा। 145 के बाद हम लोग 146 और 147 देख रहे थे। 146 में हम लोगों ने और 147 को देखने से पहले मैंने आपको बताया कि आप इसको जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़े सेक्शन 2 क्लॉज 11, सेक्शन 50, सेक्शन 52, सेक्शन 53 तो उसके साथ पढ़े, और उसके बाद सेक्शन हमने 147 देखा। सेक्शन 147 बस सिंपल सी बात ये कहता है कि कोई पर्सन डिसेबिलिटी में है, ठीक है, अगर वो डिसेबिलिटी में ना होता तो प्रोसीडिंग को चलाया जा सकता, ठीक। अब उस केस में क्या होगा, तो ये सेक्शन 147 ये कहता है कि अगर उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड है, अगर उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड है या उसका कोई गार्जियन है, वो अपनी कंसेंट दे देता है या वो कोई एग्रीमेंट कर देता है, किससे परमिशन पे, कोर्ट के एक्सप्रेस परमिशन के बाद, तो उस केस के बाद क्या किया जा सकता है, उसके बाद उस प्रोसीडिंग को चलाया जा सकता है और वो वही फोर्स रखेगी, यानी कि ये मतलब कि वो फोर्स और वो वही इफेक्ट रखेगी जो वो पर्सन डिसेबिलिटी में है, अगर उसके कंसेंट पे उस कार्रवाई को, उस प्रोसीडिंग को चलाया जा रहा होता। तो ये था आपका सेक्शन 147। 147 के बाद मैंने आपको 148 बताया एनलार्जमेंट ऑफ टाइम को लेकर के। मैंने आपको बताया कि सीपीसी में अगर कोई टाइम प्रेस्क्राइब है तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं कि उसको अपने डिस्क्रिप्शन पे एक्सटेंड कर दे, लेकिन अगर कोर्ट के द्वारा कोई टाइम फिक्स किया गया है किसी प्रेस्क्राइब्ड एक्ट को लेकर के जो कि सीपीसी में प्रोवाइडेड है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकती है, उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकती है एक्सपायर होने के बाद भी, लेकिन मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 30 डेज के लिए। ये कह रहा था आपका सेक्शन 148। फिर उसके बाद 148 के बाद हम लोगों ने देखा 148A, जहां हम लोगों ने कैविएट को लेकर के देखा। आप यहां कुछ याद रखें या ना रखें, दो चीजें याद रखिएगा। सेक्शन 148A सीपीसी का कैविएट की बात करता है, दूसरा 90 डेज तक उसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है, मैक्सिमम 90 डेज तक। तो ये आप दो टर्म्स जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 149। ये क्या कहता है कि किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के जो फी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक है, आपको वो पे करनी थी, आपने वो पे नहीं की, कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी भी स्टेज पे कार्रवाई के दौरान आपको ये ऑर्डर कर सके कि आप वो जो फी प्रेस्क्राइब्ड है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के होली या पार्टली पे कर दीजिए। और जब आप उसको होली या पार्टली पे करते हैं तो उसका प्रभाव ऐसे ही रहेगा कि मानो उसको फर्स्ट इंस्टांस पे ही क्या कर दिया गया है, पे कर दिया गया है। तो ये अभी तक हम लोगों ने सेक्शन 144 से लेकर के सेक्शन 149 तक कवर कर लिया। अब हम चलेंगे सेक्शन 150 से। देखिए अब 150 सिंपल सी बात करता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की बात करता है। मान लीजिए कि कोई कोर्ट ए है, उसके जो भी बिजनेस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कोर्ट बी में, ठीक है। देखिए कोई कोर्ट ए है, कोर्ट ए है,
कोर्ट ए के बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है कोर्ट बी में, ठीक है। तो जो कोर्ट ए के पास राइट और लाइबिलिटी और ड्यूटीज थी, वही राइट और वही ड्यूटीज कोर्ट बी के पास भी चली जाएंगी। मतलब समझिए कि अगर किसी एक कोर्ट के बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है किसी दूसरे कोर्ट में, तो वहां पर दूसरी वाली कोर्ट के किसी राइट और ड्यूटीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम वैसा ही रहेगा जैसा कोर्ट ए का था। ये सिंपल सी बात कहता है आपका सेक्शन 150। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही प्रीलिम्स के लिए ना ही मेंस के लिए। फिर आता है सेक्शन 151। अब देखिए सेक्शन 151 जब भी आप पढ़ें तो इसके साथ आप दो सेक्शन और रीड करें, एक सेक्शन 482 सीआरपीसी और एक सेक्शन 104 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 जब आप देखेंगे तो वो बताता है हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर की बात, और जब आप सेक्शन 482 देखेंगे सीआरपीसी में तो वो भी इनहेरेंट पावर की जो बात करता है वो बात करता है हाई कोर्ट की। लेकिन जब आप देखेंगे सेक्शन 151 को सीपीसी के, तो जो यहां इनहेरेंट पावर मिली हुई है ये किसी एक कोर्ट को नहीं मिली हुई है, ये दिया हुआ है सारी ही कोर्ट्स के लिए। यही एक डिफरेंस है। तो आपको अगर इनहेरेंट पावर कोर्ट की इनहेरेंट पावर को लेकर के सेक्शन याद करने हैं तो ये अच्छा तरीका है कि आप यहां पर जो आप देख रहे हैं सेक्शन 151 सीपीसी का, आप इसके साथ दो सेक्शन और ऐड कर लीजिए। सेक्शन 482 सीआरपीसी, वहां पर हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर मिली हुई है। सेक्शन 104 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, वहां पर इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट को मिली हुई है। लेकिन जब आप सेक्शन 151 देखेंगे तो यहां पर कोई कोर्ट प्रेस्क्राइब नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 151 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 151 ये कहता है कि कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है, ठीक, कि वो क्या ऑर्डर कर सकती है, वो ऑर्डर कर सकती है जो भी नेसेसरी हो एंड ऑफ जस्टिस के लिए या प्रिवेंट करने के लिए किसी भी अब्यूज को प्रोसीडिंग के, ठीक। और उसके इस पावर पे कोड ना तो अफेक्ट करेगा और ना ही लिमिटेशन लगाएगा, यही कहता है सेक्शन 151। अब मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, आप लोग उसको अपनी बेयर में देखिए। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, चाहे टीपीए का आप सेक्शन 104 देखिए, चाहे सीआरपीसी का 482 देखिए, और चाहे आप सेक्शन 151 देखिए सीपीसी का। देखिए सेक्शन 151 क्या कहता है। सेक्शन 151 कहता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट, यानी कि सीपीसी का कोई भी प्रोविजन लिमिटेशन नहीं लगाएगा या अफेक्ट नहीं करेगा कोर्ट की पावर पे। कब? अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है जो कि नेसेसरी है एंड ऑफ जस्टिस के लिए या प्रिवेंट करने के लिए किसी अब्यूज को किसी प्रोसीडिंग से। तो इन दोनों केसेस में अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करती है तो सीपीसी का कोई भी प्रोविजन उसको ना तो लिमिटेशन लगाएगा उसकी इस पावर पे और ना ही अफेक्ट करेगा उसकी पावर को। ये कहता है सेक्शन 151। तो सेक्शन 151 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेक्शन 152, 153 और 153A, ये तीनों ही अमेंडमेंट से रिलेटेड है। हालांकि चीजें अलग अलग हैं बट तीनों अमेंडमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 152 जब आप देखेंगे तो ये अमेंडमेंट की बात करता है जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री में। जब सेक्शन आप 153A देखेंगे, 153 देखेंगे तो वो प्रोसीडिंग में अमेंडमेंट की बात करता है, और सेक्शन 153A देखेंगे तो वो बात करता है उस डिक्री की अमेंडमेंट की जिस डिक्री को की अपील किया गया था लेकिन कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट अपील तो हुई थी उस डिक्री के खिलाफ, लेकिन फर्स्ट अपील के दौरान कोर्ट ने, जो अपीलेट कोर्ट थी, उसने उस डिक्री को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था उस अपील को। तो उसके बाद जब उसने डिसमिस कर दिया था तो क्या उस डिक्री को फर्दर अमेंड किया जा सकता है उस कोर्ट के द्वारा जिस कोर्ट के द्वारा फर्स्ट इंस्टांस पे उस डिक्री को पास किया गया था। तो अभी हम यही देखेंगे 152 में, 153 में, 153A में अमेंडमेंट से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 152 बात करता है जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री में अमेंडमेंट की, ठीक। तो आइए देखते हैं सेक्शन 152 क्या कहता है। वो कहता है कि अगर कोई भी क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक हो जाती है किसी भी जजमेंट में, किसी भी डिक्री में, किसी भी ऑर्डर में, जिसकी वजह से किसकी वजह से या कोई एरर अराइज हो जाता है किसी एक्सीडेंटल स्लिप में, किसी एक्ट से या किसी ओमिशन से, तो उसे किसी भी समय, यानी कि जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर में कोई भी अर्थमेटिकल या क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है तो उसे किसी भी समय कोर्ट द्वारा क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। कैसे? कोर्ट स्वतः ही, यानी कि कोर्ट शियो मोटो कर सकती है, या तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, यानी तो पार्टीज के एप्लीकेशन पे उसे क्या कर सकती है, कोर्ट अमेंड कर सकती है। ये कहता है आपका सेक्शन 152, ठीक। फिर आइए देखते हैं सेक्शन 153 क्या कहता है। देखिए 152 में आपने देखा कि जो जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर में मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट हो रहा था कोर्ट के द्वारा, या तो वो कोर्ट शियो मोटो कर रही थी या तो पार्टीज के एप्लीकेशन पे भी ऐसा कर सकती थी। लेकिन जब आप सेक्शन 153 देखेंगे तो सेक्शन 153 आपको क्या कहेगा? सेक्शन 153 बताता है कि केवल कोर्ट, जब कोर्ट चाहेगी तो वही अमेंडमेंट कर सकती है प्रोसीडिंग में।
पार्टीज के एप्लीकेशन पे यहां कुछ नहीं होने वाला। तो सेक्शन 153 आइए देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 153 कहता है द कोर्ट में एट एनी टाइम एंड ऑन सच टर्म एज कॉस्ट और अदरवाइज इट में थिंक फिट अमेंड एनी डिफेक्ट एनी एरर इन एनी प्रोसीडिंग इन अ सूट। तो कोर्ट यहां किसी भी समय किसी भी प्रोसीडिंग में क्या कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है किसी भी डिफेक्ट और एरर को लेकर के, ठीक, जो कि नेसेसरी हो किस चीज के लिए, रियल क्वेश्चन को या रियल इशू को जो कि रेस हुआ हो या डिपेंड करता हो उस प्रोसीडिंग पे। ये कहता है आपका सेक्शन 153। तो 153 में हमें याद रखना है कि कोई भी डिफेक्ट और एरर है अगर किसी प्रोसीडिंग में तो कोर्ट उसे अपनी इच्छा पे कभी भी क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, ठीक। और ये जो अमेंडमेंट वो कर रही है वो किस लिए कर रही है, ताकि जो रियल क्वेश्चन है या जो रियल इशू है जो उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड है वो निकल करके आ सके। तो ये कहता है आपका सेक्शन 153। अब देखिए सेक्शन 153 ए क्या कहता है। 153 ए को पहले समझ लीजिए, उसके बाद प्रोविजन आपको समझने में आसानी होगी। 153 ए ये कहता है, मैंने आपको बताया था कि कोई डिग्री जो होती है उनकी फर्स्ट अपील भी होती है, सेकंड अपील भी होती है। जब हम अपील पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि किस किस डिग्री की अपील होगी और किसकी नहीं होगी। जो फर्स्ट अपील होती है इसको लेकर के मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर 41 में प्रोविजन दिया हुआ है। फिर आप यहां पर समझिए कि 153 ए क्या कहता है। ये कहता है कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा कोई डिग्री पास हुई, वो डिग्री पास होने के बाद उसकी अपील हुई, यानी कि कोई पार्टी एज अ अपीलेंट उसने क्या किया, उसके खिलाफ अपील किया। अपील करने के बाद ऑर्डर 41 के रूल 11 में कोर्ट द्वारा उसे डिसमिस कर दिया गया, ठीक। तो जब आप ऑर्डर 41 रूल 11 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि अगर किसी डिग्री की अपील होती है और अपील के दौरान उसे डिसमिस कर दिया जाता है तो डिसमिस हो जाने के बाद मान लिया जाएगा कि वो वही डिग्री वैलिड है जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा अपील में आई थी, ठीक है। तो सेक्शन 153 ए क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि कोई डिग्री पास होती है, उसकी अपील होती है और उसे ऑर्डर 41 के रूल 11 में डिसमिस कर दिया जाता है, तो जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस थी जिसने वो डिग्री पास की थी उसके पास ये पावर होगी कि वो फर्दर उस डिग्री में कोई अमेंडमेंट कर सकती है। ये कहता है आपका सेक्शन 153 ए। मैं रीड करता हूं, आप लोग प्लीज इसे बेयर में देखिए और याद रखिए जब हमारा सेक्शन 158 हो जाएगा तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम एक बार सारे ही सेक्शंस को समराइज करते चलेंगे। जितना भी हम लोगों ने मिसलेनियस में पढ़ा है पार्ट 11 में, सेक्शन 132 से 158 तक जो भी पढ़ेंगे इसे हम एक एक बार समराइज करते चलेंगे, ठीक है। और हम इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टाइम वगैरह आए हैं उन्हें भी देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 153 ये क्या कहता है। ये कहता है पावर टू अमेंड डिग्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस। तो पावर बताता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस की जब उसके द्वारा पास की गई डिग्री की अपील होती है और उसे डिसमिस कर दिया जाता है। कहता है वेयर एन अपीलेट कोर्ट डिसमिस एन अपील अंडर रूल 11 ऑफ ऑर्डर 41, द पावर ऑफ कोर्ट टू अमेंड under section 152 the degree or order appealed against may be exercised by the court which had passed the degree or order in the first instance, notwithstanding that the dismissal of the appeal has the effect of confirming the degree or confirming the order as the case may be passed by the court of first instance। तो देखिए मैंने आपको वही चीज बताई जो ये यहाँ कह रहा है कि कोई डिग्री पास हुई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में, उस डिग्री के खिलाफ अपील हुई। अपील होने के बाद अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, ऑर्डर 41 के रूल 11 में जो ग्राउंड्स दिए हुए उन ग्राउंड्स के तहत उसने उसे डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर देने के बाद क्या होता है, डिसमिस करने के बाद जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस से अपील में डिग्री आई होती है उसे कंफर्म मान लिया जाता है, या जो ऑर्डर आया होता है उसे कंफर्म मान लिया जाता है। सेक्शन 153 ए जो है ये फर्दर पावर प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को कि इस केस में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो होगी उसके पास ये पावर होगी कि वो डिग्री जिसको कि अपील किया गया था और डिसमिस कर दिया गया उसमें वो फर्दर कोई अमेंडमेंट कर सकती है, उस ऑर्डर में वो फर्दर कोई अमेंडमेंट कर सकती है। इसी चीज को एम्पावर करता है सेक्शन 153 ए ऑफ सीपीसी। अब आइए हम देखते हैं सेक्शन 153 बी। देखिए 153 बी के साथ आप ऐड कर लीजिए सेक्शन 327 सीआरपीसी। सेक्शन 327 सीआरपीसी में भी ओपन कोर्ट की बात किया है और सेक्शन 153 बी में भी ओपन कोर्ट की बात किया है। देखिए इसको हम पहले समझ लेते हैं फिर बेयर रीड कर लेंगे। सेक्शन 153 ये कहता है कि किसी भी सिविल कार्रवाई के दौरान कोर्ट में वो कैसे कार्रवाई चलेगी, ओपन कोर्ट में चलेगी, यानी कि जनरल पब्लिक जो चाहे वो आ सकता है और जा सकता है, ठीक है।
लेकिन इसका सेकंड पार्ट जब आप पढ़ेंगे तो वो कहता है कि ये जो जज होगा जो उस कोर्ट को प्रिसाइड कर रहा है वो किसी पार्टिकुलर केस में उसके पास ये पावर होगी कि वो ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि उस पार्टिकुलर केस की कार्रवाई के दौरान कौन कोर्ट में रहेगा और कौन कोर्ट में नहीं रहेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग रीड कर लेते हैं सेक्शन 153 बी को और इसके साथ आप ऐड कर लीजिए सीआरपीसी का सेक्शन 327। अब आइए देखते हैं सेक्शन 153 बी क्या कहता है। कहता है द प्लेस इन विच एनी सिविल कोर्ट इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइंग एनी सूट शैल बी डीम्ड टू बी एन ओपन कोर्ट। ठीक है, तो वो सिविल कोर्ट को क्या माना जाएगा कि वो ओपन कोर्ट है। टू विच पब्लिक जनरली मे हैव एक्सेस सो फार एज द सेम कैन कन्वीनियंटली कंटेन देम। तो पब्लिक वहां जनरली क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया इसका सेकंड पार्ट यानी कि प्रोविजो, वो देखिए क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट द प्रिसाइडिंग जज मे इफ थिंक फिट ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल of any particular case that the public generally or any particular person shall not have access to or be remain in the room of building used by the court। तो ये यहां पर ये कहता है कि लेकिन यहां पर उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज को एम्पावर कर रहा है कि अगर वो चाहे तो किसी पार्टिकुलर केस के दौरान क्या कर सकता है, ये ऑर्डर पास कर सकता है कि इस पार्टिकुलर केस के दौरान कोई पार्टिकुलर पर्सन या जनरल पब्लिक क्या नहीं कर पाएगी, कोर्ट रूम में एक्सेस नहीं कर पाएगी। ये कहता है आपका सेक्शन 153 बी। 153 बी ओपन कोर्ट से रिलेटेड है। ओपन कोर्ट मतलब पब्लिक जनरल एक्सेस कर सकती है, लेकिन यहां पे प्रिसाइडिंग जज जो है उसे एम्पावर कर रहा है। तो ये था हमारा सेक्शन 153 बी। अब देखिए हमारे लिए खुशी की बात है कि सीपीसी जैसे एक्ट में हमें 3 सेक्शन ऐसे भी मिलते हैं जो कि रिपील या तो अमेंड हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो रिपील हुए सेक्शन है वो है 154, 155 और 156। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा बर्डन कम हुआ, 3 सेक्शन हमें यहां नहीं पढ़ने होंगे। अब इसके बाद जो सेक्शन 157 है और 158 है उसे पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। वो सिंपल सी बात कहता है कि सीपीसी आने से पहले अगर कोई सिविल प्रोसीजर कोड था, ठीक, उसके तहत कोई भी ऑर्डर, कोई भी नोटिफिकेशन निकाला गया था, किसी पर्सन को अपॉइंट किया गया था, किसी अथॉरिटी को अपॉइंट किया गया था, किसी प्लेस को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, दोनों ही सेक्शन लगभग सेम बातें कहते हैं कि इस कोड के आने से पहले अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी नोटिफिकेशन द्वारा किसी भी चीज को किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया गया था, किसी प्लेस को अपॉइंट किया गया था, तो इस कोड के आने के बाद वो वैसे ही प्रभावी होगा जैसे कि मानो वो प्रभावी होगा। अगर वो सीपीसी 1908 से इनकंसिस्टेंट नहीं है तो वो प्रभावी होगा। फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। देखिए सेक्शन 157 क्या कहता है। कंटिन्यूएंस ऑफ ऑर्डर अंडर रिपील्ड एनेक्टमेंट कहता है कोई भी नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, कोई भी डिक्लेरेशन हुआ है या कोई रूल बना है या कोई प्लेस अपॉइंट हुआ है या कोई एग्रीमेंट फाइल हुआ है या कोई स्केल प्रेस्क्राइब हुआ है या कोई फॉर्म फ्रेम हुआ है या कोई अपॉइंटमेंट मेड हुई है या किसी को पावर कन्फर की गई है, कब 1859 के कोड के तहत या किसी अन्य सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, ठीक, तो क्या होगा, या फिर किसी अन्य एनेक्टमेंट के तहत जो कि अब रिपील्ड हो चुका है, ठीक। तो ये कहता है कि जितना वो कंसिस्टेंट होगा सीपीसी के साथ उसका सेम वो उतना पार्ट उसको एनफोर्स कराया जा सकेगा। अब देखिए सेक्शन 158 क्या कहता है। ये कहता है हर वो इनेक्टमेंट, हर वो नोटिफिकेशन जो कि पास हुआ है या इश्यू हुआ है, कब, इस एक्ट के आने से पहले, यानी कि 1 जनवरी 1909 से पहले, ठीक, किसके रेफरेंस में, किसी चैप्टर के या किसी सेक्शन के 1859 वाले एक्ट के तहत या किसी अन्य सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, यानी कि 1859 से पहले भी जो सीपीसी था लागू उसके तहत, ठीक, या किसी ऐसे एक्ट के तहत जो कि अमेंड हो गया है या तो रिपील्ड हो गया है। तो जो भी रेफरेंस लिया जाएगा किसी इनेक्टमेंट या नोटिफिकेशन का, वो सीपीसी 1909 से उसका रेफरेंस ले लिया जाएगा। किस लिमिट तक, उस लिमिट तक जितना कि सीपीसी से वो इनकंसिस्टेंट ना हो। तो आपको बहरहाल सेक्शन 154 से 158 तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो चीजें याद रखनी है वो याद रखनी है 153 बी तक। तो ये था हमारा पार्ट 11 सेक्शन 132 से सेक्शन 158 सीपीसी मिसलेनियस, और इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। मैंने जैसा आपको बताया था कि हम एक बार समराइज करते चलेंगे। हम एक बार क्या करेंगे, हम एक बार सेक्शन 132 से लेकर के 153 बी तक सारा कवर कर लेंगे, क्योंकि 154, 155, 156 से रिपील हो चुका है। 157, 158 पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए 132 से लेकर के हम देखना स्टार्ट करते हैं 153 बी तक। 132 में हमने पढ़ा था कि हम आपको उसको याद रखने का एक आसान तरीका है कि ये लिख लीजिए कि पर्दा नशी लेडी को
पब्लिक अपीयरेंस के लिए, पर्सनल अपीयरेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। ये कहता है आपका सेक्शन 132। ठीक, 133 में कुछ पर्सनैलिटीज दी हुई हैं जिनको कि आप कंपेल नहीं कर सकते पर्सनल अपीयरेंस के लिए, लेकिन 133 का थर्ड क्लॉज कहता है कि जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग में सेक्शन 75 से लेकर के सेक्शन 78 तक हमने पढ़ा है कि किसी पर्सन को अगर एग्जामिन करना है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। इन केस अगर कोई सेक्शन 133 वाला क्या क्लेम करता है, वो एग्जामिशन जो उसको सेक्शन 133 में मिला हुआ है, तो अगर वो पर्सन वो एग्जामिशन क्लेम करता है लेकिन उस पर्सन का एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, तो कोर्ट अगर उस केस में कोई कमीशन इशू करती है तो वो पर्सन जो उसका एग्जामिशन का लाभ ले रहा है उसी से वो खर्चा वसूला जाएगा। 134 क्या कह रहा है, जब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन को लेकर के सेक्शन 36 से लेकर 74 के बीच और ऑर्डर 21 रूल 106 में, तो वहां पर कहता है कि एग्जीक्यूशन के टाइम पे अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर के सेक्शन 55 से 59 तक कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं। यहां पर सेक्शन 134 में ये कहता है कि एग्जीक्यूशन को छोड़ करके किसी अन्य केस में अगर किसी पर्सन को सिविल कार्रवाई में अरेस्ट और डिटेन किया जा सकता है, तो जो एग्जीक्यूशन के टाइम आप 55, 57 और 59 में फॉलो करेंगे वही सारी चीजें आप अदर केसेस में भी फॉलो करेंगे। यानी कि 55, 57 और 59 अदर केसेस में अगर अरेस्ट और डिटेंशन होता है तो वहां पर भी वैसे ही लागू होगा। फिर 134 के बाद उन्होंने 135 देखा कि जज को, मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल ऑफिसर को कोर्ट जाने के दौरान, कोर्ट से आने के दौरान और कोर्ट में प्रिसाइड करने के दौरान आप अरेस्ट और डिटेन नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसका दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर कोई ट्रिब्यूनल में मैटर पेंडिंग है तो उस दौरान क्या नहीं किया जा सकता, जिस मैटर के तहत पार्टीज हैं, पार्टीज के क्या है, विटनेसेस हैं, पार्टीज के प्लीडर हैं, रेवेन्यू एजेंट है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है या विटनेसेस हैं, उन्हें अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन उसका तीसरा क्लॉज कहता है कि जजमेंट लेटर को ऊपर मिले गए एक्सेप्शन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये उसका थर्ड क्लॉज बताता है। फिर हम लोगों ने सेक्शन 135 के बाद देखा था 135A। 135A कह रहा था, जनरल सिंपल सी बात है, कोई भी पर्सन जो कि मेंबर है किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, राज्य विधानसभा का या राज्य विधान परिषद का या राज्य विधानसभा का किसी यूनियन टेरिटरी के, तो उस पर्सन को मीटिंग के दौरान क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता सिविल कार्यवाही में। फिर उसके बाद कह रहा था कोई पर्सन मेंबर है किसी कमेटी का, किसकी, लोकसभा की कोई कमेटी है, राज्यसभा की कोई कमेटी है, राज्य विधानसभा की कोई कमेटी है, राज्य विधान परिषद की कोई कमेटी है या राज्य विधानसभा की किसी यूनियन टेरिटरी की कोई कमेटी है, उसका वो पर्सन मेंबर है, तो उसे अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता सिविल कार्रवाई के दौरान अगर वह मीटिंग जो है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट मीटिंग। ठीक, इसके साथ साथ वहां एक चीज और जोड़ दे रहा है कि अगर कोई पर्सन मेंबर है किसी भी हाउस का या किसी भी कमेटी का, ठीक, और उसकी कोई ज्वाइंट मीटिंग चल रही है, ज्वाइंट सिटिंग चल रही है, कमेटी वो कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस दौरान भी उसे क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि उस मीटिंग के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद भी उस पर्सन को क्या नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कौन सा सेक्शन कह रहा था, ये आपका कह रहा है सेक्शन 135A। 135A के बाद हम लोगों ने देखा 136। वहां मैंने आपको बताया था कि किसी पर्सन को अरेस्ट करने को या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच करने को लेकर के आपने कोर्ट में क्या किया है, एप्लीकेशन लगाया। जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन लगाया उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के यानी कि क्षेत्राधिकार के भीतर वो व्यक्ति नहीं है, तो उस केस में वो कोर्ट जो है एम्पावर्ड ही नहीं है कि उस पर्सन को अरेस्ट कर सके या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सके। तो उस केस में वो कोर्ट क्या करेगी, उस केस में कोर्ट अरेस्ट वारंट निकालेगी और अटैचमेंट ऑर्डर निकालेगी और साथ में अरेस्ट करने को लेकर के और अटैचमेंट करने को लेकर के जो भी खर्चे आएंगे यह सारी चीजें किसको सौंप देगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या करेगी, अपने ऑफिसर के थ्रू या सबऑर्डिनेट कोर्ट की हेल्प से उस पर्सन को अरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कराएगी। इस बात का इंफॉर्मेशन वो उस कोर्ट को वापस भेजेगी, यानी कि उस फॉर्मर कोर्ट को इस बात की क्या करेगी, इंफॉर्मेशन भी देगी कि हमने अरेस्ट कर लिया है और हमने उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। ये हो जाने के बाद अब उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट को वापस फॉर्मर कोर्ट को सेंड करना होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहां पर 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। उन एक्सेप्शनल केस सिचुएशन में कोर्ट उसको फॉर्मर कोर्ट को भेजने के बजाय क्या कर देगी, डिस्चार्ज कर देगी। और वो 3 कंडीशन क्या थी, अगर वह कोर्ट वो सब्सिक्वेंट कोर्ट को ये समझा ले जाता है कि मुझे क्यों, या सफिशिएंट कॉज दे देता है कि मुझे क्यों ना फॉर्मर कोर्ट के पास भेजा जाए और वो कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, तो दूसरा वो क्या करता है, सिक्योरिटी फर्निश करता है अपने फ्यूचर में जब भी उसको कोर्ट में अपीयरेंस रिक्वायर्ड होगी उसको लेकर के, या उस पर्सन के अगेंस्ट जो डिग्री पास हुई थी उस डिग्री को वो सेटिस्फाई करा ले जाता है। उस केस में कोर्ट उसको क्या कर देगी, कोर्ट उस पर्सन को डिस्चार्ज कर देगी। ये था आपका सेक्शन 136। फिर हम गए थे 137 पे। वहां मैंने आपको सीआरपीसी का सेक्शन 272 रीड विद कराया था और सीआरपीसी का सेक्शन 272 क्या कहता है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात करता है। और सेक्शन 272 सीआरपीसी का कहता है कि कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइंड होगी। सेक्शन 137 भी क्या कहता है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे, तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी लैंग्वेज को फॉलो करेगी, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो वो लैंग्वेज को फॉलो करती चली आ रही है इस कोड के आने से पहले उसी को फॉलो करेगी, जब तक कि अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट ना किया जाए।
फिर उसके बाद कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो वो लैंग्वेज प्रेस्क्राइब कर सकती है नोटिफिकेशन निकाल करके कि किसी भी निचली अदालत द्वारा किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसका थर्ड क्लॉज कहता था कि अगर एविडेंस की रिकॉर्डिंग को छोड़ करके कोई अन्य मैटर है जिसको कि रिकॉर्ड करना इन रिटन जरूरी है तो कोर्ट की लाइबिलिटी होगी कि वो उसको इंग्लिश में ही क्या करे, रिकॉर्ड करे। तो ये था हमारा सेक्शन 137। 137 के बाद हम 138 पे गए थे। वहां हमने देखा कि वहां क्या हो रहा था, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन निकाल करके किसी पार्टिकुलर कोर्ट या जज को क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि जो केस उसके यहाँ लंबित है, चल रहा है, जिसकी की डिग्री पास होने के बाद वो अपील हो सकती है, उसको ये ऑर्डर कर सकती है कि जो वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग करेगा वो इन इंग्लिश करे। कोर्ट के ऐसा ऑर्डर करने के बाद अगर वो जज फेल हो जाता है तो उसको अपना रीजन बताना होगा कि वो ऐसा करने में क्यों फेल रहा। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि कोर्ट को जिस जज के द्वारा ऐसा ऑर्डर फेल और पास करने के बाद फेल हुआ है उस जज को ओपन कोर्ट में इसको क्या करना होगा, इन सारी चीजों का इन इंग्लिश क्या करना होगा, रिकॉर्ड करवाना होगा। तो ये था आपका सेक्शन 138। फिर हम लोग सेक्शन 139 पे गए थे। वहां मैंने आपको बताया था कि डिपोनेंट जिसके द्वारा एफिडेविट लगाया जाता है उसको कौन ओथ दिलाएगा। इसको लेकर के हमने देखा था कि किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा, किसी भी नोटरी के द्वारा, किसी भी ऑफिसर के द्वारा जो कि हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हो, किसी पर्सन द्वारा जो हाई कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हो, या किसी अन्य कोर्ट द्वारा किसी ऑफिसर से जो कि अन्य कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड हो, लेकिन वो अन्य कोर्ट इस चीज को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड हुई हो तब। तो ये था हमारा ओथ एंड अफर्मेशन को लेकर के सेक्शन 139। 139 के बाद हम 140 पे गए थे। वहां पे हम लोगों ने देखा था एडमिरलिटी के केस में, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने देखा था टू कॉम्पिटेंट एसेसर का वो क्या कर सकती है, हेल्प ले सकती है। फिर 142 के बाद हम लोगों ने 141 पे मिसलिनियस प्रोसीडिंग देखी थी। 142 में हमने देखा था कि कोई भी ऑर्डर और नोटिस अगर सीपीसी के तहत आता है तो इन रिटर्न होना चाहिए। 143 में हम लोगों ने देखा था पोस्टल चार्जेस को लेकर के या अदर फीस को लेकर के, और हमने वहां देखा था कि अगर किसी भी कोई भी पोस्टल चार्ज है या अदर फी है तो वो आपको पे करनी होगी, लेकिन वहां हमने ये भी देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो आपको इस चीज से वो एग्जेम्पशन दिला सकती है। 143 हमने कल की क्लास में किया था, मैंने आपको आज फिर समराइज कर दिया। अब 143 के बाद 144 से लेकर के 153 बी तक हमने क्या पढ़ा, तो 144 में हमने रेस्टिट्यूशन पढ़ा। रेस्टिट्यूशन को बताने से पहले मैंने आपको बताया कि जब आपने पढ़ा होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस, तो वहां हम लोगों ने ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि क्या माइनर से भी रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है, माइनर के अगेंस्ट भी रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है। तो अगर इंग्लिश लॉ को फॉलो करें तो इंग्लिश लॉ में लेस्ली वर्सेस सेल में कहा था कि प्रॉपर्टी के तो कराया जा सकता है लेकिन मनी को नहीं, लेकिन खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में क्या दिया गया कि मनी को भी और प्रॉपर्टी को भी, दोनों को ही रेस्टिट्यूट कराया जा सकता है। इसका प्रोविजन आपको लीगल प्रोविजन भी इंडिया में मिल जाएगा सेक्शन 33 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। ये कवर करने के बाद मैंने आपको रेस्टिट्यूशन सीपीसी का बताया, और मैंने आपको वहां बताया कि मान लीजिए कि कोई एक डिग्री है किसी पर्सन के फेवर में पास होती है और वो पर्सन क्या कराता है, उसका एग्जीक्यूशन कराता है, फर्दर अपील में वो डिग्री रिवर्स हो जाती है या रिवीजन में रिवर्स हो जाती है या अदर प्रोसीडिंग में रिवर्स हो जाती है और वो दूसरे पर्सन के फेवर में चली जाती है, तो उस पर्सन को उस केस में रेस्टिट्यूट कराया जाएगा, ठीक, जो एंटाइटल है। और इस चीज को लेकर के वो पर्सन कोर्ट में क्या लगाएगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा। ये हमने देखा सेक्शन 144 में। 145 में हमने लाइबिलिटी देखी श्योरिटी की कि उसे कब और कैसे इन्फोर्स कराया जाएगा। इसको बताने से पहले मैंने आपको बताया कि जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 8 को देखेंगे तो चैप्टर 8 क्या बताता है, इंडेमनिटी और गारंटी। और वहां हमने गारंटी में क्या पढ़ा है कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर एक श्योरिटी होता है जो कि क्रेडिटर को क्या कहता है, प्रॉमिस करता है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो इनके बिहाफ पर मैं पे करूंगा। 128 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपको श्योरिटी की लाइबिलिटी मिल जाएगी, और वो ये कहता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी जो होती है वो को एक्सटेंसिव होती है विद लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। यहां हमने क्या देखा, यहां भी लगभग हमने यही चीज देखी कि अगर कोई पर्सन है जिसके बिहाफ पर कोई श्योरिटी बनना चाहता है और वो कोई सिक्योरिटी फर्निश कर रहा है या श्योरिटी बन रहा है, तो वो पर्सन उसी एक्सटेंट तक लाइएबल होगा जिस एक्सटेंट तक वो पर्सन लाइएबल होगा इन केस अगर वो फेल ना हुआ होता। ये हम लोगों ने देखा सेक्शन 145 में। 145 के बाद हम लोग गए थे सेक्शन 146 और 147 पे। वहां हम लोगों ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ इसको ऐड करके देख लिया था। फिर 147 के बाद हम लोगों ने एनलार्जमेंट ऑफ टाइम को लेकर के देखा 148, वहां हमने 30 डेज देखा। फिर हमने 148A में कैविएट देखा, कैविएट में हम लोगों ने 90 डेज का टाइम पीरियड देखा। फिर 148A के बाद हम लोग 149 पे गए थे। वहां पे कह रहा था कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के कोई फी प्रेस्क्राइब थी जिसको कि आपको पे करना था और वो आप पे करने में फेल रहे, तो कोर्ट इन फ्यूचर अगर चाहे तो वो ऑर्डर कर देगी किसी भी स्टेज पे आपको कि आप होली या पार्टली उस फी को क्या करिए, पे करिए। और जैसे ही आप उस फी को पे करेंगे ये माना जाएगा कि आपने फर्स्ट इंस्टांस में उस फी को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ये हो गया आपका सेक्शन 149। 150 में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस देखा कि अगर कोर्ट ए से कोर्ट बी में उसका बिजनेस ट्रांसफर होता है तो सेम पावर और सेम राइट उस कोर्ट के पास भी रहेगी जो कोर्ट ए के पास थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने 151 में इनहेरेंट पावर देखा, यहाँ पर किसी भी कोर्ट को मिला हुआ है, लेकिन वही आप 482 और 104 टीपीए का देखेंगे तो वहां केवल हाई कोर्ट को मिला हुआ है। जी दीपक जी, मैं समझा देता हूं, पहले मैं एक बार कंप्लीट कर लूं।
तो उसके बाद हम लोगों ने 151 कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 152, 153 और 153A में हमने अमेंडमेंट देखा। अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया कि 152 में डिग्री, जजमेंट और ऑर्डर को अमेंडमेंट की बात किया गया था, जिसमें कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक रह गई हो या कोई क्लरिकल मिस्टेक रह गई हो, कोर्ट खुद से या तो पार्टी के एप्लीकेशन पे किसी भी समय कर सकती है। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने 153 देखा। 153 में मैंने आपको बताया कि कोर्ट स्वतः जब चाहे किसी भी समय क्या कर सकती है, किसी भी प्रोसीडिंग में अगर कोई एरर है तो उसको क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। किस चीज के लिए? ताकि रियल इशू और रियल क्वेश्चन जो कि उस प्रोसीडिंग पे डिपेंड कर रहा है वो निकल करके आ सके। इसको लेकर के हम लोगों ने सेक्शन 153 देखा। 153A में मैंने आपको बताया कि कोई डिग्री है जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस द्वारा पास हुई और जिसकी अपील हुई, ठीक, तो फर्स्ट अपील के दौरान ऑर्डर 41 में रूल 11 में उस डिग्री को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो क्या जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस थी उसके द्वारा जो डिग्री पास की गई थी, अब वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है? जी हाँ, सेक्शन 153A उसे एम्पावर करता है कि वो ऐसा अमेंडमेंट कर सकती है। 153A पढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा सेक्शन 153B, और 153B सिंपल सी बात करता है ओपन कोर्ट की, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्लियर। दीपक जी, मैं आपको सेक्शन 148A बताता चलूं, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए दीपक जी, सेक्शन 148A जब आप देखेंगे तो ये कैविएट की बात करता है। कोई पर्सन है जो चाहता है कि जब कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगे या कोई एप्लीकेशन लग गई है या कोई सूट इंस्टीट्यूट हो या कोई सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, वो चाहता है कि कोर्ट में जब कार्रवाई चले तो उस दौरान वह कोर्ट में मौजूद रहे। इसको लेकर के सिविल कार्रवाइयों में कोई पर्सन कोर्ट में कैविएट लगा सकता है, ठीक। अब कोई पर्सन जो कैविएट लगाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैविएटर कहते हैं। पहला क्लॉज यही बताता है जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि जिस पर्सन के द्वारा वो कैविएट लगाया गया उस पर्सन की लायबिलिटी होगी कि जिस पर्सन के द्वारा एप्लीकेशन लाया गया है या लाया जाएगा, उस पर्सन को ये एक नोटिस सेंड करे रजिस्टर्ड पोस्ट से और उसे इन्फॉर्म करे कि मैंने कोर्ट में कैविएट लगा दिया है। तीसरा क्लॉज कहता है जिस कोर्ट में उस पर्सन के द्वारा यानी कि कैविएटर द्वारा कैविएट लगाया गया था, उस कोर्ट में अगर इन फ्यूचर कोई एप्लीकेशन लगाया जाता है या कोई एप्लीकेशन लगा दिया गया है, कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है या हो गया है, तो कोर्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि जिस पर्सन के द्वारा वो कैविएट लगाया गया था, कोर्ट उसे इस बात का इंफॉर्मेशन दे कि एप्लीकेशन लग चुका है या सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। चौथा क्लॉज ये कहता है कि जो कैविएटर था यानी कि जिसने कैविएट लगाया था, किस चीज को लेकर के? किसी एप्लीकेशन को लेकर के जो कि कोर्ट में लगी है या कोर्ट में लगने वाली है, किसी सूट को लेकर के जो कि इंस्टीट्यूट हो चुका है या इंस्टीट्यूट होगा, और वो पर्सन चाहता था कि मैं उस दौरान क्या रहूं, कोर्ट में अपीयर रहूं, तो जो एप्लीकेंट होगा जिसने एप्लीकेशन लगाई है, ये उसकी लायबिलिटी होगी। तो ये उसकी लायबिलिटी होगी कि वो क्या करे, वो एप्लीकेशन की कॉपी और भी जितनी चीजें हैं वो किसको सर्व करे, वो उस कैविएटर को सर्व करे। और इस चीज का खर्चा किससे वसूला जाएगा? उसी कैविएटर से वसूला जाएगा। और जब इसका पांचवा क्लॉज देखेंगे तो वो ये बताता है कि जो कैविएटर द्वारा कैविएट की एप्लीकेशन लगाई गई थी वो 90 दिन तक प्रभावी रहेगी। यही कहता है आपका सेक्शन 148A। दीपक जी प्लीज एक बार मुझे आप बता दें कि आपका क्लियर हो गया है कि नहीं। नहीं, ये जरूरी है कि उस 90 डेज के टाइम पीरियड के भीतर ही एप्लीकेशन लग गई हो, ठीक है। ये दिया हुआ है, जब आप देखेंगे सेक्शन 148A के क्लॉज 5 को तो वहां दिया हुआ है। इन प्रैक्टिकल क्या होता है पर मुझे नहीं पता, बट बेयर में यही कह रहा है कि आपने ऊपर क्या पढ़ा कि एप्लीकेशन लग गई हो या एप्लीकेशन इन फ्यूचर लगने वाली हो, सूट इंस्टीट्यूट हो गया हो या इन फ्यूचर इंस्टीट्यूट होने वाला हो, ठीक है। देखिए सेक्शन 148A के क्लॉज 5 को क्या कहता है, वेयर अ कैविएट हैज बीन लॉज्ड under subsection 1, such caveat shall not remain in force after the expiry of 90 days from the date on which it was lodged, unless the application referred to in subsection 1 has been made before the expiry of the said period. तो किसी एक एप्लीकेशन को लेकर के या किसी सूट को लेकर के वो कैविएट लगाया गया है तो वो 90 दिन तक ही प्रभावी होगा। अगर वो इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ, ठीक है, तो बाद में वो 90 दिन बीतने के बाद वो फिर से एप्लीकेशन लगा सकेगा, ताकि अगर इन फ्यूचर जब वो सूट इंस्टीट्यूट हो या वो एप्लीकेशन लगे तो वो उसको इस चीज का लाभ मिल सके कि वो कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान अपीयर हो पाए।
ठीक, तो किसी एक एप्लीकेशन को लेकर के अगर उसने लगाया हुआ है और वो एप्लीकेशन लॉन्च नहीं हुई तो 90 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर जब वो एप्लीकेशन वापस से लगाई जा सकती है, उसको ऐसी आशंका है या लगाई गई है, तो वो कोर्ट में फिर से कैविएट लगा सकेगा। अब देखिए सेक्शन 144। मंजरी में एक बार सेक्शन 144 आपको बताता चलूं, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ के रेस्टिट्यूशन को समझने से पहले जो हम लोग बार बार रेस्टिट्यूशन पढ़ते चले आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसे हम समझ लेते हैं। देखिए रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पर्सन को सेम उसी पोजीशन पे ले जाना जिस पोजीशन के लिए वो एलिजिबल है, जिस बेनिफिट के तहत वो उस पोजीशन को होल्ड करता, यही होता है रेस्टिट्यूशन। ठीक, जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि माइनर के केस में हम लोगों ने मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस देखा था। वहां क्वेश्चन रेज हुआ था कि रेस्टिट्यूशन जो है माइनर के अगेंस्ट अवेलेबल है या नहीं। अगर हम लेस्ली वर्सेस सेल के केस को देखें इंग्लिश लॉ के, तो वो ये कहता है कि अगर माइनर को किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, किसी एग्रीमेंट के तहत कोई प्रॉपर्टी दे दी गई जो कि एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, तो वो लेस्ली वर्सेस सेल के केस में कहता है कि प्रॉपर्टी उससे रेस्टिट्यूट कराई जा सकती है, लेकिन मनी रेस्टिट्यूट नहीं कराई जा सकती। इंडिया में इन फ्यूचर खानगुल वर्सेस लखा सिंह के केस में ये क्लियर कर दिया था कि चाहे माइनर को प्रॉपर्टी दी गई हो चाहे मनी दी गई हो, दोनों का ही रेस्टिट्यूशन कराया जा सकता है। और यही चीज मैंने आपको बताया कि आपको एज ए लीगल प्रोविजन सेक्शन 33 SRA में मिल जाएगा। यहां हम जो रेस्टिट्यूशन देखते हैं वो ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कोर्ट ए में दो पार्टीज हैं, एक है प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट। दूसरी वाली पार्टी जिसने सूट इंस्टीट्यूट किया है उसके फेवर में कोई डिग्री पास हो गई। मैंने आपको बताया था कि जजमेंट पास होता है, उसके बाद डिग्री बनती है और उसके बाद एप्लीकेशन लगता है एग्जीक्यूशन का। अब जब एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन लगाया गया और उस पर्सन ने तो देखिए सेक्शन 144 में यही कहता है कि अब मान लीजिए कि कोई कोर्ट है, कोर्ट में दो पार्टीज हैं ए और बी, डिग्री ए के फेवर में पास हुई। पास होने के बाद इसने एप्लीकेशन लगाया एग्जीक्यूशन के लिए, एग्जीक्यूशन हुआ। एग्जीक्यूशन होने के बाद प्रॉपर्टी इसके डिग्री को जब सेटिस्फाई कराया गया तो इसके जितने भी फेवर में चीजें पास हुई थी वो सारी इसके फेवर में इसे मिल गई। अब जो पार्टी बी थी ये एप्लीकेशन इसने क्या किया, ये अपील में गई या रिवीजन में गई या किसी अन्य प्रोसीडिंग में गई। उस प्रोसीडिंग के तहत वो जो डिग्री पार्टी ए के फेवर में पास हुई थी उसे रिवर्स या मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक, और रिवर्स और मॉडिफाई होने के केस में वो जो है दूसरी पार्टी के फेवर में चली गई। ठीक, तो जब ये दूसरे पार्टी के फेवर में चली गई तो अब ये एंटाइटल्ड है, ये क्लेम कर सकता है कि वो जो डिग्री जो पार्टी ए के फेवर में जब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उसके तहत उसने जो एग्जीक्यूशन के दौरान चीजें प्राप्त की हैं उसे रेस्टिट्यूट करा दिया जाए, यानी कि मुझे वापस दिलवाया जाए, यानी कि मुझे सेम उसी फुटिंग पे ले जाया जाए कि अगर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में वो मेरे फेवर में पास हुई होती तो मैं जिस पोजीशन को होल्ड करता, ठीक है, तो मुझे सेम उसी पोजीशन पे ले जाया जाए। यही कहता है बेसिक, अगर आप ये समझिए तो रेस्टिट्यूशन बस यही है। और ये सीपीसी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया वो सीपीसी के हिसाब से ये है। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो देखा ही, हमने सीपीसी भी देखा, और सीपीसी में यही कहता है कि कोई भी डिग्री जो है अमेंड या रिवर्स कर दी जाती है, कब, अपील में, रिवीजन में या किसी अन्य प्रोसीडिंग में। जी मोहम्मद मैक्यून जी, क्लास जो है हमारी थर्सडे और फ्राइडे रहती है शाम को 4 से 5। आज जो है किसी कारणवश क्लास जो है 8 बजे से लेनी पड़ी। तो मैंने आपको बताया सेक्शन 144 रेस्टिट्यूशन। अब हम लोगों ने पार्ट 11 में सेक्शन 132 से सेक्शन 158 तक कंप्लीट कर लिया है। हालांकि आपको 154 से 158 तक याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको 153B तक, 132 से 153B तक सारी चीजें याद होनी चाहिए। यहां पर खास करके आप लोग प्रयास ये करिएगा कि टाइम पीरियड ना भूलें। अगर आप 138 में देखें तो वहां 30 डेज दिया हुआ है 148 में, और 148A में आप जब देखेंगे कैविएट के केस में तो वहां 90 डेज दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें, ऑर्डर और नोटिस हो तो कैसा हो, राइटिंग में होना चाहिए। पोस्टेज चार्जेस होते हैं या कोई फी होती है, उनको अगर एग्जेम्प्ट करना है तो ये पावर किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो चाहेगी तो पोस्टल चार्जेस को और अदर कोस्ट को क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है। एसेसर अगर अपॉइंट होंगे तो कितने अपॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वो दिया हुआ है 2। श्योरिटी की लाइबिलिटी को लेकर के सेक्शन 145। तो ये सारी चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब हमारा एक बच गया है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन को हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे और उसके साथ हमारा सीपीसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।